जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं रीति काल का परिचय। तो दोस्तों ये यूजीसी नेट जेआरएफ की जो हम तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 की हिंदी सब्जेक्ट की, उसकी सीरीज़ 8 है। इससे पहले की हमने सीरीज़ देख ली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे जो चैनल है इसके प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। उसके साथ ही एक और सीरीज़ हमारी चल रही है दोस्तों, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो वो भी आप उसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हिंदी साहित्य में रीतिकालीन देखने वाले हैं हम दोस्तों। तो हिंदी साहित्य कालीन में रीतिकाल किस तरह से आया, उसमें कौन कौन सी रचनाएं, किस तरह की रचनाएं हुई, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो हिंदी साहित्य में उत्तर मध्य काल को रीतिकाल के नाम से अभिहित किया गया है। मतलब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें जो उत्तर मध्य काल है उसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल में श्रृंगार परक रचनाएं अधिक हुई। कैसी? श्रृंगार परक रचनाएं। इसका कारण तत्कालीन समय का परिवेश, राजा, नवाब और सामंत लोगों का वर्चस्व था। वहीं कवि अपनी जीविका का साधन काव्य रचनाओं को मानते थे और आश्रयदाता की रुचि के अनुसार उनके मनोरंजन के साधन के रूप में काव्य रचना की जाती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी में बात करें तो 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक के काल को रीतिकाल नाम से अभिहित किया है। कब से? 1700 से लेकर के 1900, संवत 1700 से लेकर के 1900 और ईस्वी में 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक का समय। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रीति काल में रीति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अर्थ में उपयोग हुआ है? तो काव्यांग निरूपण के अर्थ में। ऐसे ग्रंथ जिसमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहलाते हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण को माना जा सकता है। रीतिकाल की प्रधान प्रवृत्ति कौन सी है? रीति निरूपण। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं। अतः रीति की प्रधानता के कारण इस काल का नामकरण उन्होंने रीतिकाल किया है। रीति से उनका तात्पर्य पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण से है। हिंदी साहित्य में रीति निरूपण भक्ति काल में ही प्रारंभ हो गई थी। सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल केशव दास को सभी काव्यांगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति से करने का श्रेय देते हैं, परंतु हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से आरंभ होती है। अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से माना जाता है। रीतिकाल का समय मुगलों के वैभव, पराभव या पतन एवं अंग्रेजों के उदय का काल है। सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला इस काल में था और सामंतवाद के दोष सर्वत्र व्याप्त थे। एक ओर विलासी शासकों, सामंतों, अधिकारियों एवं मनसबदारों का बोलबाला था तो दूसरी ओर गरीब जनता पिस रही थी। विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नारी को संपत्ति माना जाने लगा था। विलास के उपकरणों का संग्रह करना एवं सुरा सुंदरी में लीन रहना उच्च वर्ग के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। मध्य वर्ग भी उन्हीं के अनुकरण में लीन रहता था। अभिजात वर्ग के घर सुंदरी नारी एवं रक्षिताओं से भरे रहते थे। कवि अपने समय का सजग चितेरा होता है। रीतिकालीन कवियों ने भी अपने समय के विलासी राजाओं, सामंतों की विलास वृत्ति को तुष्ट करने के लिए श्रृंगारी रचनाएं लिखी। रीतिकाल के अधिकतर कवि राज्याश्रय में रहते थे
अतः इन कवियों की संपूर्ण अंतश्चेतना सुरा सुंदरी और सुराही तक ही सीमित रह गई। उसने अपनी योग्यता का विस्तार नारी के अंग चित्रण में केंद्रित कर दिया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस साहित्य का सांचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने श्रृंगारिकता ही है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल को काव्यकारों का यौवन तथा बसंत कहा है। इसके अतिरिक्त रीतिकाल में कुछ ऐसे भी राजाश्रित कवि थे जो अपने आश्रयदाताओं की दान, पराक्रम आदि का अलंकारिक वर्णन करते हुए धन की प्राप्ति करते थे। धार्मिक संस्कारों के कारण भक्तिपरक रचनाएं करके कुछ कवि आत्मलाभ भी करते थे, तो कुछ कवि जीवन के कटु तिक्त वैयक्तिक अनुभवों को नीति का जामा पहनाकर नीति कथनों के रूप में भी व्यक्त करते थे। नामकरण एवं काल निर्धारण। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल का नामकरण व काल निर्धारण अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से किया है। जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में रीति काव्य काल, मिश्र बंधु ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रम संवत तक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल, डॉक्टर रमाशंकर रसाल कला काल जैसे नाम से अभिहित करते हैं। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित व स्वीकार्य नाम रीतिकाल व समय 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत और ईस्वी में बात करें तो 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी है। रीतिकाल का नाम इस कालखंड की प्रवृत्ति का निरूपण करता है। रीतिकाल नाम को स्वीकार करने वाले विद्वान नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और श्याम सुंदर दास आदि हैं। रीतिकाल की सामान्य परिस्थितियां। किसी भी साहित्य का निर्माण युगीन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। किसी युग की परिस्थितियों का सही आकलन करके ही हम उस युग की कविता के सही अर्थ तक पहुंच सकते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। रीतिकाल को भी तत्कालीन राजनीतिक जीवन की भौतिकतावादी प्रवृत्तियों ने प्रभावित किया। रीतिकालीन साहित्य सूक्ष्म के खिलाफ स्थूल के विद्रोह का साहित्य है। इस युग में साहित्य सुरा सुंदरी व विलास की सामग्री बन गया, जिसके लिए निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी हैं। पहला है सामाजिक परिस्थिति। इस काल में सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला था और सामंतवाद के दोष सर्वत्र व्याप्त थे। रीतिकाल की विलासिता से सामाजिक जीवन सारहीन हो गया। गरीब जनता विलासी शासकों, सामंतों, अधिकारियों व मनसबदारों के बीच पिस रही थी। नारी को संपत्ति मन जाने लगा, नारी को संपत्ति माना जाने लगा, उच्च मतलब भोग की संपत्ति माने जाने लगा। उच्च वर्ग के जीवन का लक्ष्य विलास की सामग्री जुटाना व सुरा सुंदरी में लीन रहना भर हो गया। मध्य वर्ग भी इन्हीं सबको जुटाने में जुट गया। अभिजात वर्ग के हरम सुंदरी नारियों व रक्षिताओं से भरे रहते थे, फिर भी वेश्या गमन की जीवन का परम सुख माना जाने लगा। विवाहित स्त्रियां भी पति से प्रेम ना पाने के कारण इधर उधर संबंध बनाने लगी। समाज का नैतिक अंकुश स्थिर हो गया एवं सर्वत्र विलासिता की प्रधानता व्याप्त हो गई। दूसरी तरफ जन सामान्य को ना तो कल की परख थी व ना ही कलाकार दूसरी तरफ जन सामान्य को ना तो कला की परख थी व ना ही कलाकार को पुरस्कृत करने की क्षमता ही। इसी कारण से रीतिकाल का साहित्य लोक जीवन से नहीं जुड़ सका। फिर है राजनीतिक परिस्थितियां। रीतिकाल मुगलों के वैभव व पराभव का
काल था। अंग्रेजों का उदय हो रहा था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाह आलम गद्दी पर बैठा। 1712 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। छोटे छोटे जागीरदारों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। केंद्रीय सत्ता की पकड़ कमजोर हो गई। विलास वृत्ति में बढ़ोतरी हुई। अहमद शाह अब्दाली व नादिर शाह के आक्रमणों ने केंद्रीय सत्ता को और कमजोर कर दिया। अंग्रेज जो व्यापारी बनकर आए थे, उन्होंने इन परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाया व धीरे धीरे शक्ति संचय कर लगभग संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ आ गई। मुगल सम्राट नाम मात्र के शासक रह गए। अवध व राजपूताने के शासकों का भी विलास वृत्ति के चलते अंत होने लगा। शासक वर्ग ने विलास को ही सब कुछ स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि भक्ति भावना की प्रवृत्ति ने श्रृंगार रूप धारण कर लिया। रीतिकाल के कवि भी दरबारी जीवन से प्रभावित हुए तथा श्रृंगारिक रचनाएं करने लगे। फिर है धार्मिक परिस्थितियां। रीतिकाल का धार्मिक जीवन अकबर व उसके पूर्ववर्ती शासकों के विपरीत था। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों से धर्म के स्वरूप में परिवर्तन आया। सामाजिक व नैतिक पतन की वजह से धर्म अब विलास व वैभव में बदल गया। जन सामान्य की आस्था के भगवान राधा और कृष्ण साहित्य के नायक नायिका हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति में भी मधुरोपासना ने प्रवेश पा लिया। मुक्ति, मोक्ष व स्वर्ग की परिभाषाएं बदल गई। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी में श्रृंगार की काव्यधारा भक्ति धारा से ही फूटी। अतः स्वीकिया प्रेम के लिए उसमें अवकाश न रहा। प्रेम के विकास व वैविध्य के लिए परकीया प्रेम ही उपयुक्त था। फिर दरबारों में फारसी प्रेम पद्धति के निरूपण में भी परकीया प्रेम में आवेग और तीव्रता का प्रदर्शन किया जाता था। सांस्कृतिक परिस्थितियां। रीतिकालीन कविता दरबारी संस्कृति से उपजी। इस काल में संगीत, स्थापत्य व चित्रकला का विशिष्ट स्थान रहा। इस युग की चित्रकला राजसी काट बाट व जनजीवन दोनों का चित्रण करती दिखाई पड़ती है। भारतीय संगीत भी फारसी प्रभाव से संपृक्त होकर विलास वृत्ति से युक्त हो गया। स्थापत्य कला की दृष्टि से ताजमहल व लाल किले का दीवाने खास उल्लेखनीय है। इस काल में कवियों व कलाकारों को खूब राज्याश्रय प्राप्त हुआ, जिससे साहित्य और कला का बहुमुखी विकास हुआ। फिर है रीतिकालीन धाराएं। रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। रीतिकाल का वर्गीकरण रीति को आधार बनाकर इस प्रकार किया गया है। पहला है रीति मुक्त। इस धारा के कवि रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं, अर्थात इन्होंने काव्यांग निरूपण के ग्रंथों की रचना न करके हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की। इन कवियों में प्रमुख हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। फिर है रीति सिद्ध। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे, किंतु रीति की भली भांति जानकारी रखते थे। इन्होंने अपनी रीति विषयक जानकारी का प्रयोग अपने ग्रंथों में पूरा किया। इस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं कवि बिहारी। रीतिबद्ध। रीतिबद्ध धारा में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध काव्य धारा में केशव, चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, देव, भिखारी दास, पद्माकर और मतीराम आदि महत्वपूर्ण कवियों का नाम आता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी 1643 ईस्वी से माना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे रीतिकाल का परिचय। अभी रीतिकाल में 1 और 2 और वीडियो लेकर आएंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तरी भी देखेंगे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।